कड़ाके की ठंड में जंगल के सभी पक्षी आग जलाकर बैठे थे। तभी वहां भूरा कौवा पहुंचा, लेकिन उसके रंग को देखकर बाकी पक्षियों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे देखो देखो भाई, कौन आया है? भूरे भाई, जरा थोड़ा हंस भी लिया करो। तुम इतने काले और कड़वे हो कि इस अंधेरी रात में आग के पास बैठने पर भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हो। बिल्कुल सही कहा रानो। अगर भूरा अपनी आंखें बंद कर ले तो लगेगा कि यहाँ सिर्फ कोयला रखा हुआ है। अरे भूरे, थोड़ा सा पाउडर ही लगा लिया करो। क्यों इन छोटे पक्षियों की इतनी हिम्मत कि ये मेरे रंग का मजाक उड़ाए? आज इस आग की गवाह लेकर कहता हूँ, मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। तुम सबको रोने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भूरा नहीं। अपमान की आग में जलता हुआ भूरा रास्ते से गुजर रहा था। तभी हवा में उड़ता हुआ एक चमकीला पर्चा उसकी चोंच पर आकर चिपका। सो आज करे सो अब। जो किसी बात से परेशान, उसे मिलेगा तुरंत समाधान। मिलिए महाजादूगर तोता विकराल से। क्यों, लगता है मेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया। ये जादूगर ही मुझे इस काले कलंक से आजादी दिला सकता है। पर्चे पर लिखे पते का पीछा करते हुए भूरा कौवा आधी रात को जादूगर तोता विकराल की गुफा में जा पहुंचा। गुफा के अंदर अजीब सी हरी रोशनी चमक रही थी। आओ भूरे कौवे, आओ। मैं कई दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे तुम्हारी आत्मा की पुकार यहाँ तक सुनाई दे रही थी। अरे तोते महाराज, आपको मेरा नाम और मेरे आने का कारण पहले से ही कैसे पता चल गया? क्या आप सचमुच इतने चमत्कारी हैं? मूर्ख पंछी, यह मेरी सालों की कठिन तपस्या और गुप्त जादुई साधना का फल है। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख सकता हूँ। मुझे पता है कि जंगल के पक्षी तेरे रंग का मजाक उड़ाते हैं। बोल, क्या तू इस दुनिया का सबसे सुंदर और रंग बिरंगा पक्षी बनना चाहता है? हाँ महाराज, मुझे इस काले और बदसूरत शरीर से नफरत हो चुकी है। आप मुझे ऐसा रूप दे दीजिए कि जो भी मुझे देखे बस देखता रह जाए। आप जो मांगेंगे मैं वो ला कर दूंगा। तो ध्यान से सुनो मेरी शर्त। अगले अमावस्या की रात तक तुम्हें जंगल के जितने भी सुंदर पक्षी हैं, जैसे रानो चिड़िया, मोर, तोते, उन सब के सुंदर पंख चुपके से चुरा कर लाने होंगे। तुम जितने ज्यादा और रंग बिरंगे पंख लाओगे, मैं तुम्हें उतना ही महासुंदर बना दूंगा। जाओ और अपना काम शुरू करो। सुंदर दिखने के लालच में भूरा कौवा अंधा हो चुका था। वो हर रात पक्षियों के सोने के बाद उनके घोंसलों में घुसकर उनके खूबसूरत पंख काटने और चुराने लगा। अरे रानो, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? दिन ब दिन मेरे सुंदर पंखों की संख्या कम होती जा रही है। मैं तो रोज अपने पंखों को साफ करती हूँ, फिर ये टूटकर गायब कैसे हो रहे हैं? बिंदिया चिड़िया हांफते हुए डाल पर आकर बैठती है। रानो बहन, सिर्फ तुम्हारे नहीं, जरा मेरे पंखों को देखो। मेरे भी पीठ के सारे सुंदर पंख गायब हो चुके हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जंगल में कौन सी अजीब बीमारी आ गई है। ये कोई बीमारी नहीं है। अगर ये कोई बीमारी होती तो पूरे जंगल में फैलती। लेकिन अजीब बात ये है कि मेरे भाई भूरे का या मेरा एक भी पंख गायब नहीं हुआ है। जरूर इसके पीछे किसी की सोची समझी साजिश है। मुझे आज रात जागकर पहरा देना होगा। अमावस्या की काली रात का फायदा उठाकर भूरा कौवा जंगल के सभी पक्षियों के चुराए हुए पंखों को एक बड़ी बोरी में भरकर जादूगर तोता के पास लेकर पहुंच गया। महाराज, ये देखिए, आपकी शर्त के मुताबिक मैंने पूरे जंगल के सबसे सुंदर पंखों को इस बोरी में इकट्ठा कर लिया है। अब देर मत कीजिए, मुझे मेरा नया रूप दे दीजिए। अद्भुत, तुमने बहुत बेहतरीन काम किया है। अब सुनो, सामने जो बड़ा सा जादुई कुंड दिख रहा है, जिसमें नीला पानी उबल रहा है, तुम्हें उसके अंदर जाकर नहाना होगा। महाराज, ये पानी तो बहुत खौफनाक लग रहा है। क्या मुझे इसके अंदर पूरा डूबना होगा? नहीं, एक बात का विशेष ध्यान रखना। तुम्हें सिर्फ अपने गले तक ही इस पानी में डूबना है। अगर ये जादुई पानी तुम्हारी आँखों या सिर पर चला गया तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। समझ गए? जाओ, नहाकर बाहर आओ।
भूरा कौवा जादूगर की बताई विधि के अनुसार केवल गले तक कुंड के जादुई पानी में डूबकर बाहर आता है। उसके शरीर से नीला धुआं निकल रहा था। बहुत अच्छे, अब अपनी दोनों आंखें पूरी तरह बंद कर लो। जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना, वरना जादू उल्टा पड़ जाएगा। रिंग रोंग रिंग, भूत भविष्य वर्तमान लिंग, जो है भूरा कौवा काला कलूटा, वो बन जाए सबसे अच्छा और अनूठा। जंगल के सारे पंख इस पर चिपक जाएं, इसकी सुंदरता देखकर सब दंग रह जाएं। ओम फट स्वाहा। जादूगर तोता जादुई गोंद की मदद से वे सारे चुराए हुए रंग बिरंगे पंख भूरे के शरीर पर एक एक करके चिपका देता है। जब भूरा आंखें खोलता है तो वह खुद को पहचान नहीं पाता। क्या ये सचमुच मैं हूँ? मेरे पंख तो तोते जैसे हरे, मोर जैसे नीले और गौरैया जैसे सुनहरे हो गए हैं। मैं तो इस जंगल का राजा लग रहा हूँ। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर सुबह होते ही पूरे जंगल के पक्षी अपनी समस्या लेकर तोता राजा मिट्ठू जी के महल में पहुँचे। लेकिन महल के अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि राजा खुद रो रहे थे। महाराज, हम सब पक्षी अपने पंख गायब होने की समस्या लेकर आपके पास आए थे, लेकिन आप तो खुद इतने परेशान दिख रहे हैं। आपके सिर से आपका जादुई राजमुकुट कहाँ गया महाराज? रानो, मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। आज रात को कोई चोर मेरे शयन कक्ष में घुसा और मेरे पूर्वजों से विरासत में मिला हुआ जादुई राजमुकुट चुरा कर ले गया। उस मुकुट के बिना मैं अपनी जादुई शक्तियाँ खो चुका हूँ। अब मुझे इस जंगल का राजा कौन कहेगा? मैं तो बर्बाद हो गया। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। मुझे अब पूरा यकीन हो चुका है कि इस चोरी के पीछे और पक्षियों के पंख गायब होने के पीछे किसका हाथ है। ये नीच काम मेरे सगे भाई भूरे कौवे का ही है। जब से उसके पंख सुरक्षित रहे और उसने सुंदर बनने की जिद पकड़ी, मुझे उस पर शक था। वो जरूर किसी दुष्ट के साथ मिला हुआ है। सैनिकों, अगर कालू की बात सच है तो तुरंत एक टुकड़ी तैयार करो और उस भूरे कौवे को जहाँ भी हो ढूंढ कर पकड़ लाओ। इधर भूरा कौवा अपनी सुंदरता के नशे में चूर होकर जादूगर के सामने खड़ा था। उसने अपनी चोंच से एक चमकीला जादुई मुकुट निकाला और जादूगर तोता विकराल के हाथों में सौंप दिया। ये लीजिए जादूगर जी, जैसा कि आपने कहा था, मैंने अपनी सुंदरता के बदले राजा के महल से उनका जादुई मुकुट चुपके से चुरा लिया है। अब मैं सुंदर बन गया और आप इस जंगल के सबसे शक्तिशाली तोते बन गए। मूर्ख बूढ़े, तूने अपना काम बहुत वफादारी से किया। इस मुकुट को पहनते ही राजा की सारी जादुई शक्तियाँ अब मेरे अंदर आ चुकी हैं। तभी बाहर राजा के सैनिक आते दिखते हैं। अरे महाराज मिट्टू जी, आप यहाँ गुफा में इतनी जल्दी कैसे आ गए? और आपका मुकुट तो आपके सिर पर ही है। हमें तो लगा था कि मुकुट चोरी हो गया है। सैनिकों, मैं तो इस चोर भूरे कौवे को रंगे हाथों पकड़ने यहाँ आया था। मुझे मेरा मुकुट मिल चुका है। चलो अब वापस महल चलो और उस नकली तोते को सिंहासन से उतार फेंको, जो खुद को राजा कह रहा है। दुष्ट जादूगर विकराल राजा का रूप धारण करके सैनिकों के साथ महल के दरबार में पहुंच जाता है। दरबार में एक ही शक्ल के दो तोते देखकर सारे पक्षी और सैनिक पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। सैनिकों, ये कौन बहरूपिया है जो मेरे सिंहासन पर बैठने की जुर्रत कर रहा है? इसे अभी के अभी यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकालो और काल कोठरी में डाल दो। मैं ही तुम्हारा असली राजा हूँ। नहीं सैनिकों, इसकी बातों में मत आना। ये मेरा दुष्ट जुड़वा भाई विकराल है, जिसे पिताजी ने बरसों पहले अपनी बुरी हरकतों की वजह से जंगल से बाहर निकाल दिया था। ये मेरा चुराया हुआ मुकुट पहनकर तुम्हें धोखा दे रहा है। मुझे बचाओ। हम कैसे पहचाने कि असली राजा कौन है? दोनों की शक्ल, आवाज और मुकुट बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। अगर हमसे कोई भूल हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। जब कोई भी पक्षी असली और नकली राजा की पहचान नहीं कर पा रहा था, तब चतुर कालू कौवे ने आगे बढ़कर एक ऐसी योजना बनाई जो विलन के लालच का फायदा उठाने वाली थी। रुक जाओ, सब के सब अपनी तलवारें नीचे करो।
मुझे पता है कि असली राजा कौन है और नकली कौन। और तुम दोनों सुन लो, जो मुकुट विकराल के सिर पर है वो नकली है। असली जादुई मुकुट तो मेरे पास है, जिसे मैंने कल रात भूरे के घर से चुपके से चुराकर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। क्या ये मुकुट नकली है? उस भूरे कौवे की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे धोखा दिया और नकली मुकुट लाकर दिया। असली मुकुट कहाँ है? मुझे दो। देखा पक्षियों, जो असली राजा होते हैं वे कभी अपना मुकुट खुद अपने हाथों से नीचे नहीं फेंकते। इस लालची जादूगर ने असली मुकुट के चक्कर में अपनी सच्चाई खुद ही उगल दी। रानो बहन, जल्दी करो। ये लीजिए महाराज मिट्ठू जी, आपका असली राज मुकुट। रानो चिड़िया असली राजा मिट्ठू जी के सिर पर जैसे ही मुकुट पहनाती है, राजा की जादुई शक्तियाँ वापस लौट आती है और दुष्ट जादूगर का पंडाफोड़ हो जाता है। सैनिकों, इस धोखेबाज और दुष्ट विकराल को अभी के अभी बेड़ियां पहनाओ और हमेशा के लिए काल कोठरी के अंधेरे में डाल दो। इसने पूरे जंगल को परेशान किया है। कालू कौवे, तूने मेरा भांडा फोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं इसका बदला तुझसे और इस जंगल से जरूर लूंगा। मुझे छोड़ो सैनिकों। दुष्ट जादूगर को सैनिक घसीटते हुए काल कोठरी की तरफ ले जाते हैं। राजा को उनका मुकुट वापस मिलने से सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और अपने अपने घोंसलों की तरफ उड़ जाते हैं। तभी अचानक आसमान में तेज काली घटाएं छा जाती हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। इधर भूरा कौवा महल की इस जंग से बेफिक्र होकर जंगल के एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा अपनी नकली सुंदरता के घमंड में मस्त होकर नाच रहा था। तभी आसमान से तेज बारिश की बौछारें उसके शरीर पर गिरने लगीं। अरे वाह, मैं तो कितना सुंदर बन गया हूँ। अब इस जंगल का कोई भी पक्षी मेरे रंग का मजाक नहीं उड़ा पाएगा। मैं ही सबसे। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर में इतनी खुजली क्यों हो रही है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे सारे रंग बिरंगे पंख टूटकर नीचे क्यों गिर रहे हैं? मेरे शरीर की चमकीली त्वचा वापस काली क्यों पड़ रही है? अरे, उस दुष्ट जादूगर ने तो मुझे धोखा दिया। ये कोई जादुई रूप नहीं था, ये तो सिर्फ ब्लू का पानी था, जिसने बारिश के पानी में बहकर मेरी असलियत बाहर ला दी। उसने मेरे ही भाई बहनों के पंख चुराकर मुझ पर चिपका दिए थे। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। भूरा कौवा पूरी तरह से अपने पुराने रूप यानी काले रंग में वापस आ चुका था। वह जमीन पर गिरे पंखों को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। तभी कालू और रानो वहां पहुंचे। भाई भूरे, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। तुमने दूसरों के पंख चुराकर जो झूठी सुंदरता पानी चाही थी, उसका अंत ऐसा ही होना था। बाहरी दिखावा और लालच हमेशा इंसान और पक्षी को विनाश की तरफ ले जाता है। हाँ भूरे भाई, अब अपना दिल छोटा मत करो। इस प्रकृति ने, इस ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, हमें उसी रूप में खुश रहना चाहिए। असली सुंदरता हमारे रंग में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और हमारी अक्लमंदी में होती है। कालू भाई, रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैं सुंदरता के लालच में अंधा हो गया था। आज मुझे समझ आ गया है कि कुदरत के बनाए रूप से छेड़छाड़ करने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मैं अब कभी अपने रंग से नफरत नहीं करूँगा। भूरे कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपने काले रंग को गर्व से स्वीकार कर लेता है। पूरा जंगल एक बार फिर से अमन और खुशियों से झूम उठता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भूरे कौवे और जादुई मुकुट के इस पंख काटने वाले कौवे की यह अनोखी और सीख से भरी कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। रानो, मैंने तो तुम्हारा मजाक उड़ाया था। क्या तुम हमें अंदर आने दोगी? रानो ने सबको अंदर बुलाया और उन्हें गरम खाना दिया। कालू, गोरी कोवी और केकरा रानो की अच्छाई देखकर रो पड़े। रानो बहन, तुम बहुत महान हो। हमने बुरा सोचा, पर तुमने हमारा भला किया। मुसीबत में जो काम आए वही असली पड़ोसी है। जादुई घर ने कालू और गोरी को भी अपने अंदर समा लिया। उस घास ने अपने आप
कालू के लिए भी एक छोटी सी कोठरी बना दी। देखो, ये घास तो कितनी नरम और गर्म है, अब हमें ठंड नहीं लगेगी। सुबह हुई, बारिश रुक गई। रानो का घर अब एक सुंदर बगीचा बन चुका था। पूरे जंगल के पक्षी उसे देखने आए। रानो, तुम्हारा घर तो जंगल की शान बन गया है। ये तुम्हारी मेहनत और उल्लू बाबा के आशीर्वाद का फल है। कालू ने अब आलस छोड़ दिया था। उसने रानो से माफ़ी मांगी और तय किया कि वो भी अब मेहनत करेगा। रानो बहन, अब मैं और गोरी भी जादुई बीज लगाएंगे और सबकी मदद करेंगे। यही तो मैं चाहती थी कालू भाई। जंगल का वो हिस्सा अब खुशियों से भरा था। अब वहाँ कोई भी बारिश से नहीं डरता था। प्यार और मेहनत से उगाया गया घर ही सबसे मजबूत होता है। बच्चों ने सीखा कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती और कुदरत हमेशा अच्छे लोगों का साथ देती है। रानो के जादुई घर की चर्चा दूसरे जंगलों तक पहुंच गई थी। एक दिन पहाड़ों से एक चालाक चील और एक बहुत भूखी लोमड़ी रानो के जंगल में शिकार की तलाश में आए। वो देखो लोमड़ी मौसी, कितना हरा भरा घर है। वहाँ रानो चिड़िया और उनके बच्चे मजे से रहते हैं। आज तो दावत होगी। मैं नीचे से धावा बोलूंगी और तुम ऊपर से शिकार पकड़ना। रानो अपने खेत में काम कर रही थी कि तभी उसे किसी अजनबी की गंध आई। उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे से दो चमकती आंखें उसके घर को घूर रही हैं। कुकू, गुड़िया, जल्दी घर के अंदर जाओ, बाहर कोई खतरा है। मम्मा, वो देखो, कितनी बड़ी चील चक्कर काट रही है। कालू और गोरी ने भी उन अजनबियों को देख लिया था। कालू पहले डर गया, लेकिन फिर उसे रानो का एहसान याद आया। जी, वो चील तो बहुत बड़ी है, हमें भाग जाना चाहिए। नहीं गोरी, रानो ने हमें तूफान में बचाया था। आज हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें अपनी बहन की रक्षा करनी होगी। लोमड़ी दबे पांव रानो के घास वाले घर के पास पहुंची। उसने सोचा कि घास का घर है तो वो आसानी से इसे तोड़ देगी। नन्ही चिड़िया, बाहर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चले जाओ लोमड़ी, मेरा घर जादुई है, तुम अंदर नहीं आ सकती। जैसे ही लोमड़ी ने घर पर पंजा मारा, जादुई घास अचानक कांटों की तरह सख्त हो गई। लोमड़ी के पंजे में कांटे चुभ गए। उई माँ, ये घास है या सुइयां? ये तो बहुत चुभ रही है। नीचे नाकाम होकर चील ने ऊपर से हमला किया। उसने अपनी नुकीली चोट से घर की छत को फाड़ने की कोशिश की। मैं ऊपर से रास्ता बनाऊंगी, फिर तुम अंदर घुस जाना। तभी कालू और गोरी शोर मचाते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने चील की आंखों पर चोट मारना शुरू कर दिया। खबरदार चील, रानो के घर की तरफ देखा भी तो आंखें फोड़ दूंगा। निकलो हमारे जंगल से, यहाँ एकता की शक्ति रहती है। लोमड़ी पागलों की तरह भागने लगी। वो खेत से दूर जंगल के गहरे ढलान की तरफ दौड़ पड़ी। बचाओ, मेरी आंखें जल रही हैं, मैं गिर रही हूँ। देखते ही देखते लोमड़ी पैर फिसलने से एक गहरे कीचड़ के गड्ढे में जा गिरी और वहीं फंस गई। लोमड़ी को फंसा देख चील उड़कर पहाड़ पर चली गई। उसने वहां अपने दूसरे साथी बाज को बुलाया। वो घर जादुई है, हम सीधे हमला नहीं कर सकते। चलो, सूखी लकड़ियों में आग जलाकर उनके घर पर गिराते हैं। सही कहा, धुआं उन्हें बाहर आने पर मजबूर कर देगा। कालू कौवा चुपके से चील का पीछा कर रहा था। उसने उनकी भयानक योजना सुन ली और तेजी से उड़कर रानो के पास पहुंचा। रानो बहन, भागो, वे आग लेकर आ रहे हैं। हमें जादुई तालाब की तरफ जाना होगा। जल्दी करो, वे पहुँचने ही वाले हैं। चील और बाज अपनी चोंच में जलती हुई लकड़ियां दबाकर रानो के घर के ऊपर मंडराने लगे। रानो और उसके बच्चे अंदर डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। बहुत घमंड है ना इस घास के घर पर। अभी इसे राख के ढेर में बदल दूंगी। छोड़ो बाज भाई, आग गिराओ। 1, 2 और ये गई आग। उन्होंने चोट से जलती हुई लकड़ियां सीधे रानो की छत पर गिरा दी। रानो के बच्चों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन रानो का घर तो जादुई बीजों से बना था।
जैसे ही आग की लकड़ी घास पर गिरी, घास से धुआं निकलने के बजाय ओस की ठंडी बूंदें निकलने लगी। घास इतनी गीली और ताज़ा थी कि आग छूते ही फुस करके बुझ गई। मम्मा, घर को तो कुछ भी नहीं हुआ, आग तो अपने आप बुझ गई। अरे, ये घास तो ठंडी बर्फ जैसी है। जादुई बीज आग से नहीं जलते, वे तो आग को ही पी जाते हैं। ये क्या, मेरी आग बुझ कैसे गई? ये घास जल क्यों नहीं रही? कुछ दिन बीत गए। एक शाम रानो चिड़िया बाजार से अपने बच्चों के लिए दाना लेकर लौट रही थी। अचानक बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानो तेजी से अपने घर की ओर उड़ रही थी। ओह, कितनी तेज बारिश है, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तभी रानो की नज़र रास्ते में पड़े पक्षी पर पड़ी। वे वही चील थी जो रानो का घर जलाने आई थी, लेकिन आज वो बारिश में भीगकर बीमार और बेहोश पड़ी थी। अरे, ये तो वही चील है, ये तो हिल भी नहीं पा रही। इनका शरीर तो ठंड से बर्फ जैसा हो गया है। रानो उन्हें वहाँ मरता हुआ नहीं छोड़ सकती थी। उसने पास ही पड़ा एक लकड़ी का टूटा हुआ ठेला देखा। रानो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चील को उस ठेले पर रखा और उसे खींचकर एक सूखी गुफा की तरफ ले जाने लगी। मैं इन्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। भले ही इन्होंने मेरा बुरा चाहा, पर एक माँ किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। गुफा में पहुंचकर रानो ने आग जलाई और चील को होश आया। चील की आंखों में आंसू थे और वह बहुत कमज़ोर लग रही थी। रानो बहन, तुमने मेरी जान बचाई। जिसे मैं मारने आई थी वही मुझे बचा रही है। बाज भाई कहाँ हैं? वो तुम्हें इस हाल में छोड़कर कहाँ चले गए? वो स्वार्थी था रानो। जैसे ही तूफान आया वो मुझे अकेला बीमार छोड़कर भाग गया। अब मेरा कोई नहीं है। अकेली मत समझो, तुम मेरे साथ मेरे जादुई घास के घर चलो, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। रानो चील को अपने घर ले आई। रानो के बच्चों कालू और गोरी ने भी चील की सेवा की। अब चील पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब शिकारी नहीं बल्कि रानो के घर की रक्षक बन गई थी। आज से हम सब एक हैं। रानो बहन, तुमने मुझे सिखाया कि नफरत को सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का जवाब बुराई से देना आसान है, लेकिन बुराई का जवाब अच्छाई से देना ही असली बहादुरी है। दयालु दिल सबसे बड़ा जादू है। तूफान थमने के बाद सूरज की नई किरणें निकली और पालू ने हमेशा के लिए अपनी कुल्हाड़ी छोड़ दी। रानो की ममता ने कालू के बिखरे हुए परिवार को एक कर दिया और उस उजड़े हुए पेड़ को फिर से खुशहाल घर बना दिया। रानो बहन, मैंने तुम्हारे आंगन की खुशियाँ छीनी थी। मैं ताउम्र तुम्हारा गुनहगार रहूँगा, पर आज से ये कालू और उसका परिवार तुम्हारी ढाल बनकर रहेगा। कालू भाई, जो चला गया वो लौटकर नहीं आता, पर जो पास है उसे संभालना ही जिंदगी है। मेरे अंडे टूट गए तो क्या हुआ? जग्गू की चहचहाहट में मुझे मेरे ही बच्चे सुनाई देते हैं। आज मेरा परिवार छोटा नहीं बल्कि और भी बड़ा हो गया है। तभी आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष निकला। रानो, कालू, गोरी, जग्गू और मोर सब एक साथ उस डाल पर बैठे थे। जंगल के दूसरे पक्षी जो कल तक कालू से डरते थे, आज उसे सम्मान की नज़रों से देख रहे थे। बहुत हो गई तेरी अच्छाई रानो। आज जब ये डाल गिरेगी तो तेरा घमंड और तेरा ये सुखी संसार सब मिट्टी में मिल जाएगा। न रहेगा घर, न रहेगी रानो। डाल टूटने की आवाज़ आती है। रानो अचानक घोंसले से बाहर झांकती है और बाहर कालू को कुल्हाड़ी के साथ देख सुन्न रह जाती है। कालू भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे अंदर सो रहे हैं, खुदा के लिए रुक जाइए। भाई कहना छोड़ दे। आज इस जंगल में सिर्फ कालू का राज होगा। जब अपना ही खून दुश्मन बन जाए तो कोई कहाँ जाए? क्या रानो अपने बच्चों को इस मुसीबत से बचा पाएगी? पुराने तूफान में सब कुछ खोने के बाद रानो चिड़िया इन 3 अंडों में अपनी नई दुनिया देख रही थी।
उसे उम्मीद थी कि उसके उजड़े हुए परिवार की खुशियाँ इन नन्ही जानों के साथ फिर से लौट आएंगी। मेरे नन्हे बच्चों, बस कुछ दिन और, जब तुम इन अंडों से बाहर आओगे तो इस सूने घर में फिर से रौनक लौट आएगी। तुम्हारे पापा और भाई बहन जहाँ भी होंगे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। रानो उन अंडों में अपना खोया परिवार देख रही थी, लेकिन पास की एक सूखी टहनी पर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। कालू, जिसे पूरा जंगल नफरत करता था, रानो की इस खुशी से जल रहा था। उसके हाथ में एक भारी कुल्हाड़ी थी जिसे वो पत्थर पर घिस रहा था। बड़ी आई माँ बनने वाली, किस्मत का मारा तो मैं हूँ रानो, जिसे देखते ही लोग पत्थर मारते हैं, और एक तू है जिससे पूरा जंगल प्यार करता है। तुझे क्या लगा तू इन अंडों के सहारे फिर से अपनी दुनिया बसा लेगी? नहीं रानो, जो खुशी मुझे नहीं मिली वो मैं तुझे भी नहीं मिलने दूंगा। रानो चिड़िया उड़कर कालू के पास आती है, क्योंकि कालू उसका पड़ोसी है। कालू भाई, आप वहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? आइए ना, देखिए मेरे बच्चे आने वाले हैं। अब मैं अकेली नहीं रहूंगी, आप मामा बनेंगे ना इनके। चुप कर रानो, मामा और भाई के रिश्ते उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी दुनिया में रंग होते हैं। मेरा रंग भी काला है और मेरी तकदीर भी। ये अंडे नहीं, ये तेरी बर्बादी का सामान है। रानो कालू की कड़वाहट को उसका अकेलापन समझ बैठी, पर कालू के सिर पर नफरत का खून सवार था। वो अपनी कुल्हाड़ी से रानो का घोंसला उजाड़ने की तैयारी कर चुका था। कालू को रानो का खुश रहना पसंद नहीं था। वो उसे दुखी देखना चाहता था ताकि